दोस्तों नमस्कार, हिंदी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग आगामी 16 व 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए हिंदी विषय के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के नए प्रश्नों को देखेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ताले में बंद प्रजातंत्र नाटक के लेखक हैं। ताले में बंद प्रजातंत्र नाटक के लेखक हैं। आपको बताना है ताले में बंद प्रजातंत्र जो नाटक है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए दूधनाथ सिंह, ऑप्शन बी विभू कुमार, ऑप्शन सी देवेंद्र कुमार, ऑप्शन डी बिलास गुप्ते। उत्तर होगा ऑप्शन बी विभू कुमार। विभू कुमार ताले में बंद प्रजातंत्र नाटक के लेखक हैं। ताले में बंद प्रजातंत्र नाटक के लेखक विभू कुमार हैं। विभू कुमार द्वारा लिखित ताले में बंद प्रजातंत्र 1981 नामक नाटक पूर्णतः राजनीतिक और राजनेताओं पर आधारित नाटक है। पूर्णतः राजनीतिक और राजनेताओं पर आधारित नाटक है। राजनीति की नसों में खून की तरह दौड़ती सत्ता पिपासा और उसे प्राप्त करने के लिए राजनीतिज्ञों का घड़ियाली आचरण इसे आज की सत्यों से जोड़कर सत्ता की लंबी परछाइयों से अवगत कराता है। इन भूतही परछाइयों से सीधा संघर्ष और लोकशाही की सुरक्षा का प्रयत्न ही तालों में बंद प्रजातंत्र का मूल कथ्य है। विभू कुमार की अन्य कृतियां सही आदमी की तलाश, एक बिछा हुआ आदमी, मेरे साथ यही तो दिक्कत है आदि। देखिए विभू कुमार की अन्य कृतियां हैं सही आदमी की तलाश, एक बिछा हुआ आदमी, मेरे साथ यही तो दिक्कत है आदि। अगला प्रश्न है, लौट कर आना नहीं होगा। लौट कर आना नहीं होगा संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन ए विष्णुकांत शास्त्री, ऑप्शन बी कृष्णा सोबती, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी कांति कुमार जैन। उत्तर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर कांति कुमार जैन। लौट कर आना नहीं होगा संस्मरण के लेखक हैं डॉक्टर कांति कुमार जैन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास मेहरुनिसा परवेज का है। निम्न में से कौन सा उपन्यास मेहरुनिसा परवेज का है। ऑप्शन ए अकेला प्लास, ऑप्शन बी सोना माटी, ऑप्शन सी पीली आंधी, ऑप्शन डी उत्तर कथा। उत्तर होगा ऑप्शन ए अकेला प्लास। अकेला प्लास उपन्यास मेहरुनिसा परवेज का है। और जो तीन उपन्यास हैं, सोना माटी विवेक राय का है, पीली आंधी प्रभा खेतान का है, उत्तर कथा नरेश मेहता का है। सोना माटी विवेक राय, पीली आंधी प्रभा खेतान और उत्तर कथा नरेश मेहता का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, जुनेजा मोहन राकेश की किस रचना का पात्र है। जुनेजा मोहन राकेश की किस रचना का पात्र है। ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी लहरों के राजहंस, ऑप्शन सी शायद और अहम, ऑप्शन डी आधे अधूरे। आपको बताना है जुनेजा जो पात्र है वो मोहन राकेश के किस रचना का पात्र है। उत्तर होगा ऑप्शन डी आधे अधूरे। जुनेजा मोहन राकेश रचित आधे अधूरे 1969 का पात्र है। जुनेजा जो है मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक का पात्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना अज्ञेय की है। निम्न में से कौन सी रचना अज्ञेय की है। ऑप्शन ए स्वप्नभंग, ऑप्शन बी अनुच्छर, ऑप्शन सी कनुप्रिया, ऑप्शन डी इत्यलम। आपको बताना है कौन सी रचना अज्ञेय की है। उत्तर होगा ऑप्शन डी इत्यलम। ऑप्शन डी इत्यलम। इत्यलम काव्य रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। इत्यलम जो काव्य रचना है वो अज्ञेय की है। स्वप्नभंग और अनुच्छर कविता संग्रह प्रभाकर माचवे की है। स्वप्नभंग और अनुच्छर कविता संग्रह प्रभाकर माचवे की है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी मानी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी मानी गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345, ऑप्शन डी अनुच्छेद 346। उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी मानी गई है। अगला है लोकायतन महाकाव्य का कथ्य किस महापुरुष से संबंधित है? ऑप्शन ए महात्मा गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महात्मा विदुर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लौह पुरुष सरदार पटेल। तो आपको बताना है लोकायतन महाकाव्य का कथ्य किस महापुरुष से संबंधित है। उत्तर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से संबंधित है लोकायतन महाकाव्य का कथ्य। लोकायतन महाकाव्य का कथ्य महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है। पंत जी को इस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लोकायतन महाकाव्य का कथ्य महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है। पंत जी को इस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर, यही छायावाद है। छायावाद के संबंध में यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास लेखक की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास लेखक के दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य विनोद मिश्र बंधु। आपको बताना है इसमें कौन सा युग्म गलत है। उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हिंदी साहित्य विनोद मिश्र बंधु। यह युग्म गलत है। हिंदी साहित्य विनोद मिश्र बंधु यह युग्म यहाँ होना चाहिए मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास लेखन की दृष्टि से विकल्प डी अर्थात हिंदी साहित्य विनोद मिश्र बंधु युग्म गलत है। मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में 3 लेखकों गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र ने अपना योगदान दिया है। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ को मिश्र बंधुओं ने 8 से अधिक भागों में विभाजित किया था। वर्ष 1913 में इस ग्रंथ के 3 भाग प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अब तक इस ग्रंथ के केवल 4 भाग ही मिले हैं। देखिए जो मिश्र बंधु विनोद है वो 8 से अधिक भागों में विभाजित किया था मिश्र बंधुओं ने। वर्ष 1913 में इस ग्रंथ के 3 भाग प्रकाशित हुए, चौथा भाग 1934 में, और अब तक इस ग्रंथ के केवल 4 भाग ही मिले हैं। अगला प्रश्न है सिद्धांत और अध्ययन किसकी काव्यशास्त्रीय रचना है? सिद्धांत और अध्ययन किसकी काव्यशास्त्रीय रचना है? ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। उत्तर होगा ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय सिद्धांत और अध्ययन का बाबू गुलाब राय की रचना है। सिद्धांत और अध्ययन काव्यशास्त्री एवं आलोचनात्मक रचना बाबू गुलाब राय की है। बाबू गुलाब राय ने अपनी आत्मकथा मेरी असफलता नाम से लिखी। देखिए एक तथ्य यहाँ और दिया है, बाबू गुलाब राय ने अपनी आत्मकथा मेरी असफलता नाम से लिखी। उन्होंने मौलिक ग्रंथों की रचना के साथ साथ कई ग्रंथों का संपादन भी किया। इनकी रचनाएं निम्न प्रकार हैं। आलोचनात्मक रचनाएं सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नवरस, नाट्य विमर्श, आलोचना, कुसुमांजलि, काव्य के रूप। देखिए बाबू गुलाब राय की आलोचनात्मक रचनाएं हैं सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नवरस, नाट्य विमर्श, आलोचना, कुसुमांजलि, काव्य के रूप। दर्शन संबंधी हैं तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा आदि। निबंध संग्रह है बाबू गुलाब राय की ठेलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, प्रकार प्रभाकर, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान आदि। बाल साहित्य, बाल प्रमोद, विज्ञान वार्ता आदि। संपादन ग्रंथ हैं कादम्बरी, कथासार, भाषा भूषण, सत्य हरिश्चंद्र आदि। अगला प्रश्न है
नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 16 जुलाई 1893, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1898, ऑप्शन सी 31 जुलाई 1937, ऑप्शन डी 10 जून 1896। आपको बताना है नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी। उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 16 जुलाई 1893, 16 जुलाई 1893। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 16 जुलाई 1893 को क्वींस कॉलेज काशी के 9वीं कक्षा के 3 छात्रों बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार मिश्र ने कॉलेज के छात्रावास के बरामदे में बैठकर की थी। कौन कौन? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार मिश्र नहीं होगा, शिव कुमार सिंह होगा। शिव कुमार सिंह ने कॉलेज के छात्रावास के बरामदे में बैठकर की थी। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उक्त कथन के लेखक हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उक्त कथन के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। उत्तर होगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। उपरोक्त कथन हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष जयशंकर प्रसाद द्वारा 1928 में रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कवि घनानंद को किस मुगल बादशाह ने देश से निकाल दिया था? कवि घनानंद को किस मुगल बादशाह ने देश से निकाल दिया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीले, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीले। कवि एवं गायक घनानंद को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले ने देश से निकाल दिया था। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की एक नित्य गायन में निपुण सुजान नामक वेश्या से घनानंद को प्रेम हो जाने के कारण उन्हें घनानंद को दरबार व राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया था। घनानंद ने सुजान को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सुजान ने घनानंद के इस आग्रह को ठुकरा दिया। सुजान के इस विश्वासघात से घनानंद को बहुत धक्का लगा और इसी दुख के कारण वे विरक्त होकर वृंदावन चले गए और वहीं वे वृंदावन में निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो गए। निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कवि अष्टछाप के कवियों में नहीं है, उन्हें चुनिए। निम्न में से एक कवि अष्टछाप के कवियों में नहीं है, उन्हें चुनिए। ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी चीत स्वामी, ऑप्शन डी अर्जुन दास। आपको बताना है इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप के कवियों में नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्जुन दास। ऑप्शन डी अर्जुन दास। उपरोक्त विकल्पों में अर्जुन दास अष्टछाप के कवियों में नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, कृष्णदास, चित स्वामी आदि हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी युग में रचित काव्य रचना ब्रज रज के रचनाकार हैं। छायावादी युग में रचित काव्य रचना ब्रज रज के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए राय कृष्णदास, ऑप्शन बी जगदम्बा प्रसाद हितैषी, ऑप्शन सी दुलारे लाल भार्गव, ऑप्शन डी उमाशंकर वाजपेयी उमेश। तो आपको बताना है जो छायावादी रचना है ब्रज रज के रचनाकार कौन है। उत्तर होगा ऑप्शन ए राय कृष्णदास। राय कृष्णदास। राय कृष्णदास। आप छायावादी युग में रचित काव्य रचना ब्रज रस के रचनाकार राय कृष्णदास हैं। हिंदी साहित्य में राय कृष्णदास गद्य गीत के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में राय कृष्णदास गद्य गीत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जो गद्य गीत के प्रवर्तक हिंदी साहित्य में माने जाते हैं वो हैं राय कृष्णदास। सन 1980 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि दिया गया। जो 1980 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भारत सरकार द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए महावृक्ष के नीचे अज्ञे, ऑप्शन बी भूल गलती मुक्तिबोध, ऑप्शन सी गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी कलगी बाजरे की नागार्जुन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है।
उत्तर होगा ऑप्शन डी, कल्कि बाजरे की नागार्जुन यह सुमेलित नहीं है। उपरोक्त रचना एवं रचनाकार के युग्मों में विकल्प डी अर्थात कल्कि बाजरे की नामक कविता अज्ञे की प्रसिद्ध कविताओं में से है, न कि नागार्जुन। देखिए, जो कल्कि बाजरे की कविता है वो अज्ञे जी की है, न कि नागार्जुन की। यह कविता हरी घास में क्षण भर काव्य संग्रह से लिया गया है। यह कविता हरी घास में क्षण भर काव्य संग्रह से लिया गया है। इसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। इसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। निम्न में से कौन सा पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? निम्न में से कौन सा पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? ऑप्शन ए अलका, ऑप्शन बी पृथ्वीसेन, ऑप्शन सी देवसेना, ऑप्शन डी भट्टारक। आपको बताना है इनमें से कौन सा पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन ए अलका। अलका जो है स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। उपरोक्त विकल्पों में विकल्प ए अलका पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है, बल्कि अलका चंद्रगुप्त नाटक के हैं। जो अलका पात्र है वो चंद्रगुप्त नाटक की है, न कि स्कंदगुप्त। जबकि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों ही जयशंकर प्रसाद की रचना है। देखिए, जयशंकर प्रसाद की दोनों ही रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दोऊ भय सुकवियन के सरदार, कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है? तुलसी गंग दोऊ भय सुकवियन के सरदार, यह गंग के संबंध में किसका कथन है? ऑप्शन ए केशव दास, ऑप्शन बी बनारसी दास, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी भिखारी दास। उत्तर होगा ऑप्शन डी भिखारी दास। तो ये कथन जो है भिखारी दास जी का है। उपरोक्त कथन रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भिखारी दास की है। भिखारी दास द्वारा लिखित कृतियां हैं काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण, भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज सत्रिका और अमर प्रकाश। अगला प्रश्न है देव माने जाते हैं। देव माने जाते हैं। ऑप्शन ए रसवादी आचार्य, ऑप्शन बी अलंकारवादी आचार्य, ऑप्शन सी रीतिवादी आचार्य, ऑप्शन डी वक्रोक्तिवादी आचार्य। तो आपको बताना है कि देव से संबंधित आचार्य हैं। उत्तर होगा ऑप्शन ए रसवादी आचार्य। देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। देव या देवदत्त रसवादी आचार्य माने जाते हैं। देव का पूरा नाम था देवदत्त। देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने रस क्षेत्र में छल नामक नवीन 34वां संचारी भाव की उद्भावना की। देव जो है 34वां छल नामक संचारी भाव की उद्भावना की। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, देवचरित्र, जाति विलास, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद या रसानंद लहरी, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, प्रेम पचीसी, तत्व दर्शन पचीसी, आत्मदर्शन पचीसी, देव शतक तथा देव माया प्रपंच आदि। ये सभी रचनाएं देव की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। निम्नलिखित में से विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। ऑप्शन ए कृष्णदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी कुंभन दास, ऑप्शन डी परमानंद दास। आपको बताना है इनमें कौन विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। उत्तर होगा ऑप्शन बी नंददास। नंददास वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग के 8 कवियों में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लाई, जिन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। इन 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष 4 गोस्वामी विट्ठल नाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास तथा कृष्णदास। विट्ठल नाथ के शिष्य नंददास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी और चतुर्बुर्ज दास। देखिए, जो अष्टछाप के कवि थे उनमें 8 कवि थे अष्टछाप में, जिनमें 4 वल्लभाचार्य और 4 विट्ठल नाथ के शिष्य थे। और वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। विट्ठल नाथ के शिष्य थे नंददास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी और चतुर्बुर्ज दास। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी कासिम शाह, ऑप्शन सी शेख रहीम, ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। आपको बताना है अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है
और जो 3 और हैं जैसे मुल्ला दाऊद, तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन जो 1379 में लिखी गई। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर जो 1736 में लिखी गई। और पंचाध्यायी जो रचना है वो शेख रहीम की है जो 1699 में रचित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है। ऑप्शन ए गुरु की महत्ता, ऑप्शन बी बाह्य आडंबरों का खंडन, ऑप्शन सी रहस्यवादी भावना, ऑप्शन डी वर्ण व्यवस्था का समर्थन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन डी वर्ण व्यवस्था का समर्थन। वर्ण व्यवस्था का समर्थन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। संत काव्य की प्रवृत्तियां हैं गुरु की महत्ता, बाह्य आडंबरों का खंडन, रहस्यवादी भावना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ज्ञान और प्रेम पर बल, योग व भक्ति का समन्वय, मानवतावादी दृष्टि, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, छुआछूत पर वर्ण व्यवस्था का विरोध, अनुभूति की प्रामाणिकता, समानता पर बल, लोक भाषा तथा सदुक्री भाषा का प्रयोग इत्यादि। अतः इन प्रवृत्तियों से स्पष्ट है कि संत कवि वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। देखिए संत का काव्य की जो विशेष प्रवृत्तियां रही हैं उसमें है गुरु की महत्ता, बाह्य आडंबरों का खंडन, रहस्यवादी भावना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ज्ञान तथा प्रेम पर बल, योग व भक्ति का समन्वय, मानवतावादी दृष्टि, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, छुआछूत तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध, अनुभूति की प्रामाणिकता, समानता पर बल, लोक भाषा तथा सदुक्री भाषा का प्रयोग इत्यादि। ये मुख्य प्रवृत्तियां हैं संत काव्य की। अगला प्रश्न है इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है। ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी आलम। उत्तर होगा ऑप्शन सी घनानंद। जो उपरोक्त कथन है वो घनानंद से संबंधित है आचार्य शुक्ल द्वारा। घनानंद के संबंध में आचार्य शुक्ल के कथन इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण है। वे वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। घनानंद के संबंध में दूसरा आचार्य शुक्ल का कथन है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये भी शुक्ल जी का कथन है आचार्य घनानंद के संबंध में। कवि घनानंद के संबंध में आचार्य शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ऑप्शन ए मंझन, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी उस्मान। उत्तर होगा ऑप्शन डी उस्मान। हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। और गुरु और शिष्य के बारे में दिया है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। हाजी बाबा के शिष्य से उस्मान, शेख मोहम्मद गौस के शिष्य से मंझन, शेख बुरहान के शिष्य कुतुबन और सैयद मुहिद्दीन के शिष्य थे जायसी। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ऑप्शन ए चिंतामणि से, ऑप्शन बी बेनी से, ऑप्शन सी महाराज जसवंत से, ऑप्शन डी भूषण से। आपको बताना है कि रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य शुक्ल ने किससे माना है। उत्तर होगा ऑप्शन ए चिंतामणि से। ऑप्शन ए चिंतामणि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि से हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ माना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास। आपको बताना है इन कवियों में कौन एक कवि
जो भारतेंदु युगीन नहीं है? उत्तर है ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। भारतेंदु युगीन कवि हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, दुर्गा दत्त व्यास, लाला श्रीनिवास दास तथा नवनीत चतुर्वेदी। जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं द्विवेदी युगीन कवि हैं। बाकी ऊपर जितने दिए गए हैं नाम वो भारतेंदु युगीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, हो गया व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला के किस कविता में है? ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन बी सरोज स्मृति, ऑप्शन सी वनवेला, ऑप्शन डी स्नेह निर्झर बह गया है। उत्तर होगा ऑप्शन सी वनवेला। उपरोक्त काव्य पंक्ति निराला की वनवेला कविता से ली गई है। निराला छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में कल्पना के साथ साथ यथार्थ को भी प्रमुखता से चित्रित किया है। वे हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके काव्य संग्रह हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, अरिमा 1943, कुकुरमुत्ता 1942, नए पत्ते 1946, बेला 1946, अर्चना 1950 और आराधना 1953, गीत कुंज 1954, सांद का कली इत्यादि। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? निराला की। अगला प्रश्न है, गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। आपको बताना है कि गिरजे का घंटा किसकी पहली कविता मानी जाती है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी राजकुमार वर्मा। उत्तर होगा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। गिरजे का घंटा सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है। गिरजे का घंटा सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है। यह कविता सन 1916 में प्रकाशित हुई। यह कविता कौन सी कविता? गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। शुक्ल जी छायावाद का प्रतिनिधि कवि पंत को मानते हैं। उन्हें छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। पंत को छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगपथ 1948, उत्तरा 1949, रजत शिखर 1900, रूपक 1951, शिल्पी 1952, अंतिमा 1955, वाणी 1957, स्वर्ण 1957, काला और बूढ़ा चाँद 1959 इत्यादि। अगला प्रश्न है, मैथिली शरणगुप्त कृत यशोधरा की विधा है। मैथिली शरणगुप्त कृत यशोधरा की विधा है। ऑप्शन ए गद्य, ऑप्शन बी पद्य, ऑप्शन सी चंपू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि यशोधरा गद्य है या पद्य है या चंपू काव्य है या इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ऑप्शन सी चंपू। मैथिली शरणगुप्त कृत यशोधरा चंपू काव्य है। इसका प्रकाशन सन 1933 में हुआ। यह गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के विरह जन्य पीड़ा की अभिव्यक्ति अत्यंत मार्मिक ढंग से की गई है। यह गद्य पद्य मिश्रित विधा है, इसलिए इसे चंपू काव्य कहा जाता है। देखिए, यशोधरा मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित है और यह चंपू काव्य है। इसका प्रकाशन 1933 में हुआ और यह गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में लिखा गया है और उनकी पत्नी यशोधरा के विरहजन पीड़ा की अभिव्यक्ति अत्यंत मार्मिक ढंग से की गई है और यह गद्य पद्य मिश्रित है, इसलिए इसे चंपू काव्य कहते हैं। जो चंपू काव्य है वो गद्य और पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है, इसलिए इसे भी चंपू काव्य कहते हैं क्योंकि ये भी गद्य और पद्य मिश्रित विधा है। अगला प्रश्न है,
छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह उद्घोष है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा का, ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी का, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा का। उत्तर होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा का। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा का। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये कथन जो है या यह उद्घोष जो है महादेवी वर्मा जी का है। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और यह वीडियो अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।